हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि आखिरकार जो एक डीएनए होता है उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, जिसमें आपको ये बताया गया कि जो यूकैरियोट होता है या फिर ह्यूमन सेल की बात की जाए तो ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में जो टोटल डीएनए पाया जाता है वो अप्रॉक्सीमेट 2.2 मीटर लंबा होता है, जबकि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो माइक्रोमीटर के रेंज में होता है। तो इतने कम जगह में इतना लंबा डीएनए कैसे इंटर करता है या वहां रहता है, तो इसके लिए बताया गया कि डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन की मदद से हाई लेवल ऑफ पैकेज्ड होता है। यूजुअली जब हमारा सेल साइकिल जो होता है तो सेल साइकिल में जब इंटरफेज चल रहा होता है, इंटरफेज कहने का मतलब है रेस्टिंग फेज होता है। हाउएवर रेस्टिंग फेज वो जरूर है क्योंकि उसमें कोई ड्रामा नहीं दिख रहा है, किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं दिख रहा है, लेकिन वो मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव फेज होता है। मेटाबॉलिकली सेल सोया नहीं होता है। तो इंटरफेज के दौरान जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन के रूप में पैकेज्ड होता है, और जैसे ही एम फेज स्टार्ट होता है, डिवीजन फेज स्टार्ट होता है, तो जो क्रोमेटिन होता है वो और कॉन्डेंस होता है, और लपेटाता है, कॉन्डेंस होता है और क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करता है। और फिर मेटाफेज के दौरान जो दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो सेंट्रोमेयर की मदद से आपस में जुड़ जाते हैं। ये आपको सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने देख रखा था। अब हम बात करना चाहते हैं कि जो इंटरफेज है, सेल साइकिल का कौन सा फेज है? इंटरफेज। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी सेल अपने इंटरफेज में है। तो जब वो इंटरफेज में है तो डीएनए तो अभी भी पैकेज्ड फॉर्म में होगा, हाँ वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होगा। अब जो क्रोमेटिन होता है उसमें जब साइंटिस्ट लोगों ने देखा तो पता चला कि कुछ ऐसा रीजन था, जब उसको पैकेज्ड किया गया था, लपेटा गया था, तो कुछ ऐसा रीजन था जो हाईली पैकेज्ड था, पूरा एकदम कॉन्डेंस था, बहुत ज्यादा कॉन्डेंस था। और कुछ ऐसा रीजन था ना जो कम कॉन्डेंस था, मतलब हल्का कॉन्डेंस था। मतलब ऐसा होता है ना, जब लपेटते हैं तो कुछ जगह पे ज्यादा ही ऐंठ देते हैं और कुछ जगह पे कम ऐंठते हैं। तो जहां पे ज्यादा कॉन्डेंस्ड रीजन था उसको कहा गया हेट्रोक्रोमेटिन, और जहां पे कम कॉन्डेंस्ड रीजन था उसको कहा गया यूक्रोमेटिन। यानी कि जब सेल हमारा कौन से फेज में होता है? इंटरफेज में होता है। सेल ड्यूरिंग इंटरफेज, जब सेल हमारा इंटरफेज में होता है तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जब क्रोमेटिन को ऑब्जर्व किया गया, क्रोमेटिन ऑब्जर्व्ड, क्रोमेटिन को ऑब्जर्व किया गया, तो जो क्रोमेटिन था उसको जब ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि एक रीजन, एक ऐसा रीजन था, रीजन विच आर हाईली कॉन्डेंस्ड, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्डेंस्ड है, हाईली कॉन्डेंस्ड है। और एक ऐसा रीजन भी मिला हमें जो कैसा था? रीजन विच आर लेस कॉन्डेंस्ड, ये लेस कॉन्डेंस्ड था। तो एक हाईली कॉन्डेंस्ड रीजन मिला और एक लेस कॉन्डेंस्ड रीजन मिला। जो हाईली कॉन्डेंस्ड रीजन था, इस रीजन के ऊपर जब डाई डाला गया, कोई भी चीज देखने के लिए डाई डाल के स्टेन किया जाता है और तब वो माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है। तो जब डाई डाला गया तो वो विजिबल हुआ, तो विजिबल हुआ ना, तो आप सोचो कि जो पूरा एकदम डेंस होगा उसमें डाई भी बढ़िया से जमेगा, और जमेगा तो कैसा दिखेगा आपको? डार्कली दिखेगा। तो ये कैसा दाग पकड़ा? डार्क दाग पकड़ा, डार्क मतलब एकदम गाढ़ा कलर पकड़ा। और ये कैसा कलर पकड़ा? तो लाइट कलर पकड़ा। तो ये कैसा स्टेन्ड था? दे वेयर लाइट स्टैंड, लाइट स्टेन्ड। मतलब जब हम लोगों ने डाई से दाग लगाया तो कैसा स्टेन पकड़ा, कैसा दाग पकड़ा? लाइट दाग पकड़ा। और ये कैसा दाग पकड़ा? तो इसके बारे में बोलेंगे दे वेयर
डार्कली स्टेन्ड, ये डार्कली स्टेन्ड था। तो मतलब हमारे क्रोमेटिन में दो रीजन हम लोगों को ऑब्जर्व हुआ, और वो क्रोमेटिन जो है इंटरफेज के दौरान का है। हम लोगों को दो रीजन ऑब्जर्व हुआ, एक ऐसा रीजन जो एकदम डार्क स्टेन्ड था और एक ऐसा रीजन जो लाइट स्टेन्ड था। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि जो डार्क स्टेन्ड रीजन है वो बहुत ज्यादा कॉन्डेंस हो गया है, मतलब उलझ गया है। तो क्या वो जल्दी सुलझ पाएगा? तो नहीं सुलझ पाएगा। तो देखा गया कि जो बहुत ज्यादा कॉन्डेंस था वो यूजुअली ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। मतलब क्या वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा? नहीं लेगा। आगे आपको बताया जाएगा कि डीएनए से जो आरएनए बनने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन का पहला स्टेप होता है और वो होना बड़ा जरूरी था। लेकिन ये वो रीजन था क्रोमेटिन का, इतना ज्यादा कॉन्डेंस था कि ये जल्दी खुल ही नहीं पाता है, और खुल ना पाने की वजह से ये ट्रांसक्रिप्शनली कैसा था? इनएक्टिव था। जबकि ये कम कॉन्डेंस था, तो ये कम कॉन्डेंस था तो इसलिए ये फटाक से खुल जाता था। आप सोचो ना, पूरा उलझा दोगे तो उसको खुलने में भी समय लगेगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव था क्योंकि खुल ही नहीं पाता था बेचारा। लेकिन ये तुरंत खुल जाता था, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या था? एक्टिव था। प्लस ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो ये वाला था इसके पास जो है जीन्स की संख्या 9 के बराबर थी। दे ऑलमोस्ट डू नॉट हैव जीन्स। तो सोचिए, जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं कर पा रहा है तो प्रोटीन तो बना नहीं पाएगा, क्योंकि पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा और फिर ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। जब ये ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं कर पाता है तो ट्रांसलेशन तो भविष्य में हो ही नहीं पाना है। इसका मतलब इसके पास जीन रह के क्या कर लेगा? तो कुछ नहीं करेगा। तो ऑलमोस्ट इन रीजन्स में जीन ऑब्जर्व नहीं हुआ, जबकि इन रीजन में सारे जीन क्या हुए? ऑब्जर्व हुए। तो अब है नाम, इनको क्या कहा गया? तो इस रीजन को कहा गया है हेट्रोक्रोमेटिन और इस रीजन को कहा गया है यूक्रोमेटिन। तो बताइए बच्चों, हमारे पास जो क्रोमेटिन होता है जो इंटरफेज के दौरान होता है, क्या पूरा का पूरा क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है? ना, बिल्कुल नहीं। कौन एक्टिव होता है? जो लाइट कॉन्डेंस्ड होता है। लेकिन जो डेंस होता है, जो बहुत ज्यादा कॉन्डेंस्ड होता है, वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है? इनएक्टिव होता है। इसका क्या नाम रखा गया? हेट्रोक्रोमैटिन। और ये कैसा था? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव था। ऑलमोस्ट डू नॉट हैव जीन, ऑलमोस्ट नो जीन, इनके पास कोई जीन नहीं होगा। इनका नाम क्या रखा गया? इनका नाम रखा गया यूक्रोमेटिन। ये यूक्रोमेटिन है और ये ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है? एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली ये कैसा होता है? एक्टिव होता है। और दे हैव जीन, हैव जीन, इनके पास खूब जीन होता है, इस रीजन में खूब जीन होता है। तो ये डिफरेंस रहा। तो अब आप आराम से बोल सकते हैं कि जो डीएनए हमारा पैकेज्ड होके सेल में क्रोमेटिन के रूप में होता है, वो क्रोमेटिन जो होता है वो आपको दो तरीके का, जब आप उसको माइक्रोस्कोप में डाई लगा के, दाग लगा के देखोगे तो आपको दो प्रकार का दिखेगा। कहीं गाढ़ा दिखेगा, कहीं हल्का दिखेगा, मतलब कहीं डार्कली स्टेन्ड दिखेगा, कहीं लाइटली स्टेन्ड दिखेगा। जहां आपको डार्कली स्टेन्ड दिखता है आप समझ जाओ वो रीजन कौन है? हेट्रोक्रोमेटिन। और जहां आपको लाइटली स्टेन्ड दिखता है वो रीजन कौन है? यूक्रोमेटिन। और जो हम लोगों में प्रोटीन बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है, वो क्रोमेटिन का क्या पूरा पार्ट होता है? नहीं, क्रोमेटिन का सिर्फ यूक्रोमेटिन वाला पार्ट पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। तो ये डिफरेंस आप सभी लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। अब यहां हेट्रोक्रोमेटिन से ना एक नाम मुझे याद आ रहा है, और वो नाम है बार बॉडी। बार बॉडी महिलाओं में नॉर्मली, फीमेल्स में बार बॉडी होता है। नॉर्मली जो मेल्स होते हैं उनके पास बार बॉडी नहीं होता है। तो आखिरकार ये बार बॉडी का कंसेप्ट
क्या है, लेकिन उसके पहले ये क्लियर है सभी लोगों को। तो चलिए बार बॉडी की अगर बात की जाए तो उसको समझने के लिए ना हमें हेट्रोक्रोमेटिन को थोड़ा और समझना होगा। तो अब मुद्दा ये है कि ये हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये ज्यादातर क्रोमोसोम, अब मान लो कि जो क्रोमेटिन है वो कॉन्डेंस हो गया और कॉन्डेंस होकर किसका रूप ले लिया, क्रोमेटिड का रूप ले लिया, मतलब अब डिवीजन फेज आ गया है। तो डिवीजन फेज आ गया है तो क्रोमेटिन जो ऐसे ही फैला हुआ था इधर उधर आराम से घूम रहा था, क्योंकि आपको मालूम ही है इंटरफेज के दौरान जो क्रोमेटिन होता है वो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है और आराम से इधर उधर पूरा बिंदास घूम रहा होता है। लेकिन जब डिवीजन का समय आता है तो क्या होता है, सारे क्रोमेटिन कॉन्डेंस होने लगते हैं और कॉन्डेंस होके क्या बन जाते हैं, क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करता है। तो क्रोमेटिड में थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए जो क्रोमेटिड होता है ये अगर आपको मालूम हो तो वन क्रोमेटिड में वन सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए होता है और अगर दो क्रोमेटिड है तो डीएनए के दो कॉपी होते हैं। तो एस फेज के बाद दो कॉपी डीएनए का बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करें वन क्रोमेटिड जो हमारा है वो यहां पे मान लिया जाए कि सेंट्रोमेयर है और ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हम कर दे रहे हैं यहां पे, ये वन क्रोमेटिड है और ये इसके आर्म हो गए, है ना। सेंट्रोमेयर के पोजीशन के आधार पे भी टाइप्स देखा गया है, अगर आपको याद हो तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो ये अलग अलग जो यहाँ पे नाम है वो आप जानते हैं ऑलरेडी, वो आपको सेल डिवीजन में पढ़ाया जाता है, मतलब सेल वगैरह चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो ये रहा एक क्रोमेटिड का रिप्रेजेंटेशन। देखिए जो सेंट्रोमेयर वाला रीजन है ना, ये रीजन के आसपास वाला जो रीजन होगा ये वाला रीजन पेरीसेंट्रोमेरिक, पेरीसेंट्रोमेरिक, ये रीजन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं पेरीसेंट्रोमेरिक, पेरीसेंट्रोमेरिक रीजन, है ना। इसके अलावा जो इंड पे रीजन होता है, इंड पे जो रीजन होता है उसको कहते हैं टीलोमेरिक रीजन। तो हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ना वो यूजुअली कहां पाया जाता है, तो पेरीसेंट्रोमेरिक रीजन में होता है। इसके अलावा और कहां पाया जाता है, तो टीलोमेरिक रीजन पे पाया जाता है। मतलब कोई क्रोमेटिड है उसका जो इंड वाला रीजन होगा वो टीलोमेरिक रीजन होगा और जो सेंट्रोमेयर के आसपास वाला रीजन होगा वो पेरीसेंट्रोमेरिक रीजन होगा। तो जब भी आपको पेरीसेंट्रोमेरिक रीजन दिखेगा तो उसके आसपास का जो सीक्वेंस होगा ना वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, क्योंकि वो कौन होता है, हेट्रोक्रोमेटिन होता है। और इसके अलावा जो टीलोमेरिक सीक्वेंस होता है वो भी ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, क्योंकि वो कौन होता है, हेट्रोक्रोमेटिन होता है। और इसके अलावा हेट्रोक्रोमेटिन कहीं भी पाया जा सकता है। ये दो जगह जो है ना वो फिक्स्ड जगह है कि यहां तो पाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा हेट्रोक्रोमेटिन कहीं भी क्रोमेटिड के लेंथ में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन आर प्रेजेंट एट पेरीसेंट्रोमेरिक रीजन और कहां पाया जाता है, टीलोमेरिक रीजन एंड एट एनी अदर रीजन ऑफ क्रोमेटिड, क्रोमेटिड के किसी भी अदर रीजन में पाया जाएगा, लेकिन इस दो रीजन में तो पाया ही जाता है, पेरीसेंट्रोमेरिक रीजन और कौन सा रीजन हो गया, टीलोमेरिक रीजन हो गया। क्लियर है ये बात अपना। तो चलो ये तो हेट्रोक्रोमेटिन पाया जाता है। अच्छा ये ना फिक्स्ड है कि यहां पाया ही जाता है। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है। तो एक्चुअली में हेट्रोक्रोमेटिन भी ना दो प्रकार का होता है, अब ध्यान से समझिएगा। वो हेट्रोक्रोमेटिन जो सदा के लिए हेट्रोक्रोमेटिन ही था, मतलब एक होता है ना कि अभी उलझ गए हैं लेकिन कभी तो सुलझे हुए थे, मतलब पहले कभी सुलझे हुए थे और अभी जल्दी से पैकेजिंग जो हुआ उसमें उलझ गए हम, लेकिन बाद में फिर सुलझ सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा वाला। लेकिन एक होता है नहीं, हम पहले भी उलझे हुए थे, आज भी उलझे हुए हैं और बाद में भी उलझे हुए रहेंगे। जैसे हम शुद्ध गरीब हैं, पहले भी हम गरीब थे, आज भी हम गरीब हैं और बाद में भी हम गरीब रहेंगे।
उसी प्रकार आप बोलोगे, इसी डायलॉग पे आप फिट कर दो, हम पहले भी उलझे हुए थे, हम आज भी उलझे हुए हैं और हम कल भी उलझे हुए रहेंगे। मतलब हम पहले भी हाईली पैकेज्ड थे, हम आज भी हाईली पैकेज्ड हैं और हम कल भी हाईली पैकेज्ड होंगे। अगर ऐसा कोई रीजन है तो उसको आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, मतलब वो उसका पार्ट है। लेकिन एक होता है कि नहीं, कल हम गरीब थे लेकिन आज हम अमीर हो सकते हैं, या कल हम अमीर थे आज हम गरीब हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसी डायलॉग में बैठा देंगे, कल हम ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव थे लेकिन आज हम इनएक्टिव हो गए, क्योंकि कल हम लूजली पैक्ड थे और आज हम डेंसली पैक्ड हो गए। तो ये दो तरह का हेट्रोक्रोमेटिन होता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला कौन सा? तो इस प्रकार के हेट्रोक्रोमेटिन को कहेंगे क्या? दिस टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, दिस टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन which are always highly condensed means they never participate in transcription, never participated in transcription, ये ट्रांसक्रिप्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये यही कहेगा, हम पहले भी हाईली पैक्ड थे, कॉन्डेंस्ड थे, हम आज भी हाईली कॉन्डेंस्ड है और हम कल भी हाईली कॉन्डेंस्ड रहेंगे। तो इसका तो कुछ नहीं होगा बाबा, ये तो आपका हमेशा से वैसा था और वैसा ही रहेगा। लेकिन एक ऐसा होता है ना हेट्रोक्रोमेटिन, अब ध्यान से सुनिएगा, बार बॉडी का कॉन्सेप्ट आएगा। एक ऐसा हेट्रोक्रोमेटिन होता है जो पहले कभी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हुआ करता था, क्योंकि वो हेट्रोक्रोमेटिन नहीं था, लेकिन बाद में वो ज्यादा कॉन्डेंस हो जाने की वजह से क्या हो गया? हेट्रोक्रोमेटिन बन गया। तो इसको कहा जाता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। मतलब ये सिचुएशन के अनुसार बना है, मतलब चांसेस है कि ये बाद में फिर से यूक्रोमेटिन बन सकता है। आप बोलोगे सर ऐसा कब होगा? तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा फीमेल्स में होता है। आप सोचो, जो फीमेल्स होती है उनके पास कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान से सोचना, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। एक एक्स क्रोमोसोम किससे मिला होता है? तो फादर से। और एक एक्स क्रोमोसोम किससे मिला होता है? मदर से। अच्छा, जब वो फीमेल एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है ना, तो उनके अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम जो हो रहा होता है वो फंक्शनल होता है। ठीक है, जब वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है तो उसके अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है? फंक्शनल होता है। लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो सडनली वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम जो है उसका क्रोमेटिन जो होता है वो बहुत ज्यादा पैकेज्ड हो जाता है, मतलब डेंस हो जाता है, जिस वजह से वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाता है। यानी कि सोचो, एक एक्स क्रोमोसोम पहले से क्या था? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव था, लेकिन बाद में एम्ब्रियोनिक लाइफ थोड़ा आगे बढ़ा तो कैसा हो गया? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो गया। तो इस प्रकार के हेट्रोक्रोमेटिन को क्या कहोगे? ये तो पहले था, फंक्शनल था, लेकिन बाद में ये अनफंक्शनल हो गया, तो इसको आप क्या कहेंगे? फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन कहेंगे। देखिए, फीमेल होती है और मेल होता है। अगर हम यहां से बात करें तो एक एक्स आता है और यहां से भी बात करें तो एक एक्स आता है। ठीक है, और ये दोनों एक्स जब आपस में फर्टिलाइज होता है तो यहां पे एक फीमेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये मान लो मदर की तरफ से आ रहा है तो इसको एक्स एम बोल देते हैं, एम फॉर मदर, और ये फादर से आ रहा है तो एक्स पी बोल देते हैं, पैटर्नल।
तो एक एक्स कहां से आया? मदर से। एक कहां से आया? फादर से। तो बताओ एक लड़की में कितने एक्स हैं? 2 एक्स हैं, एक मदर वाला, एक फादर वाला। अभी दोनों एक्टिव है। ये है अर्ली एम्ब्रियो। इन अर्ली एम्ब्रियो बोथ एक्स क्रोमोसोम आर ट्रांसक्रिप्शनली क्या है? एक्टिव है। लेकिन जब आगे समय बीता, एम्ब्रियोनिक लाइफ थोड़ा हो गया, तब क्या होता है ना, अब हमें नहीं मालूम कौन इनएक्टिव होगा, एकदम श्योर नहीं है, क्योंकि ये भी इनएक्टिव हो सकता है और ये भी इनएक्टिव हो सकता है। जो मदर की तरफ से आया होगा वो भी इनएक्टिव हो सकता है और फादर की तरफ से आया होगा वो भी इनएक्टिव हो सकता है, लेकिन कोई एक तो पक्का होगा। और जो भी एक्स क्रोमोसोम बाद में ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, उस एक्स क्रोमोसोम को हम कहेंगे हेट्रोक्रोमेटिन एक्स क्रोमोसोम, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन एक्स क्रोमोसोम, और उसी को कहा गया है बार बॉडी। समझाने वाले रिसर्चर का नाम था बार एंड बर्ट्राम, उन्हीं के नाम पे उसका नाम पड़ गया है बार बॉडी। तो हम बोलेंगे एनी वन ऑफ द इन later embryonic life, any one of the X chromosome will become transcriptionally inactive। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा means they become facultative हेट्रोक्रोमेटिन। वो क्या बन गया? फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन बन गया। और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन को कहा जाता है कॉल्ड बार बॉडी स्टडीड बाय। इसको किसने स्टडी किया था? स्टडीड बाय एक रिसर्चर थे बार एंड दूसरे रिसर्चर थे बर्ट राम। तो बर्ट राम एंड बार, दे वेयर बोथ, इन दोनों ने इसको स्टडी किया था। और कहां स्टडी किया था? तो इन दोनों ने देखा कि महिला का जो सेल है, फीमेल का जो सेल है, उसमें तो बार बॉडी ऑब्जर्व हुआ, लेकिन मेल के सेल में बार बॉडी ऑब्जर्व नहीं हुआ, क्योंकि मेल के पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ये दोनों ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। लेकिन फीमेल में दोनों एक्स होता है, तो एक ही एक्स का काम रहेगा और एक एक्स का तो वैसा कोई काम नहीं रहेगा। तो एक कोई क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं कौन सा? बार बॉडी कहते हैं। तो बताओ व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ बार बॉडी? तो आप बोलेंगे बार बॉडी की संख्या होगी टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो बार बॉडी की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो बताइए मेल में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? एक। तो एक में से एक घटा दोगे तो मेल में कितना बार बॉडी होगा? 0। फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? 2। 2 में से एक घटा दोगे तो कितना बार बॉडी होगा? 1। अगर कोई ऐसा कंडीशन बता दें जिसमें 23 मतलब 22 प्लस XXY का कॉम्बिनेशन अगर है, तो 22 तो नहीं बोलेंगे, 22 पेयर है, तो 44 बोलिए। तो 44 प्लस XXY का कंडीशन है, तो कहने को तो ये मेल होगा, लेकिन ये थोड़ा डिसऑर्डर्ड मेल होगा। इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल्स के अंदर 1 बार बॉडी ऑब्जर्व होंगे। लेकिन एक टर्नर सिंड्रोम भी होता है, ये फीमेल होती है, टर्नर सिंड्रोम, और इसमें होता है 44 प्लस X 0, कुछ नहीं होता है तो 0 बोल दिया जाता है, या X नॉट बोल दिया जाता है। तो इसमें एक ही X है, तो महिला होने के बावजूद बार बॉडी नहीं है, तो टर्नर सिंड्रोम।
मेल होने के बावजूद बार बॉडी है और एक बार बॉडी है तो बोलेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन नाम के चैप्टर में दे रखा है। फिलहाल अभी हमारा टॉपिक तो इसको समझने का था। तो ये डिफरेंस था यूक्रोमेटिन और किसके बीच का, हेट्रोक्रोमेटिन। साथ ही साथ हमने देख लिया किसके बारे में, बार बॉडी के बारे में। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया होगा तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। चलिए, तो एक सेक्शन तो यहां पे हमारा खत्म हुआ, लेकिन अब हमारा मुद्दा है, सबसे बड़ा वाला मुद्दा है। तब से तो हम डीएनए 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 की बात करते जा रहे हैं। डीएनए पढ़ लिए, क्रोमेटिन देख लिए, क्रोमेटिड देख लिए, क्रोमोसोम देख लिए, सब देख लिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जेनेटिक मटेरियल कौन होता है। डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन होता है ये जेनेटिक मटेरियल? अच्छा, जेनेटिक मटेरियल होने के लिए सबसे पहली बात तो हम लोगों को क्या है कि पढ़ने को तो पढ़ने लग जाते हैं हम लोग, लेकिन जेनेटिक मटेरियल होने के लिए सबसे पहले खासियत क्या क्या चाहिए? अगर कोई डीएनए है और वो जेनेटिक मटेरियल है तो उसके पास क्या खासियत होना चाहिए? अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसके पास क्या खासियत होना चाहिए? मतलब किसी भी कंपाउंड को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या खासियत होना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि आरएनए है कि प्रोटीन है कि कौन है। हम लोग पहले बात करेंगे कि आखिरकार अगर किसी को जेनेटिक मटेरियल बनने का शौक है तो उसके पास क्या क्या फेनोमेना होना चाहिए, फीचर होना चाहिए, जिसकी वजह से हम उसको कह सकते हैं कि भाई ये जेनेटिक मटेरियल तो पक्का होगा। तो मेंडल साहब के अनुसार जो इनहेरिटेंस का नियम होता है, और अगर कोई कंपाउंड उस नियम का पालन करता है, मतलब मेंडेलियन कैरेक्टर के अनुसार वो इनहेरिट होता है, मेंडेलियन कैरेक्टर के अनुसार वो इनहेरिट होता है एक जनरेशन से अदर जनरेशन। तो पहला फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, किसी भी चीज को अगर जेनेटिक मटेरियल बनना है तो पहले अपने अंदर क्वालिटीज देखना होगा। पहला क्वालिटी क्या देखना होगा? उसके अंदर इनहेरिट होने की क्षमता है अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन कैरेक्टर। जैसे मेंडल साहब ने समझाया था उस तरीके से इनहेरिट होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इट फॉलोज मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल साहब के द्वारा जो इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल दिया गया है उसको वो फॉलो करेगा। चलो, दूसरा क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी स्टेबल। स्टेबल होगा तब तो उसके अंदर जल्दी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर मान लो कोई माता पिता है और वो अपने जेनेटिक मटेरियल के माध्यम से बच्चे को कोई मैसेज देना चाहता है, और वो मैसेज क्या हो सकता है कि भाई हम ऐसे हैं तो तुमको भी ऐसे ही बनना है। दूसरा क्या हो सकता है? हम इस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो तुमको भी इस इन्वायरमेंट में रहना है। तीसरा क्या होगा? इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए हमने इन चीजों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, और ये हमारे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, तो ये तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। जैसे एडेप्टेशन एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होता है, तो माँ बाप इस क्वालिटी को बच्चे के अंदर इनहेरिट कर देता है, तो ये चीज होना चाहिए। और सोचो कि जो जेनेटिक मटेरियल है, मान लो कि एक ऐसा दोस्त है तुम्हारा जिसको तुमने कुछ बोला और तुम चाहते हो कि जो तुमने बोला सेम टू सेम बिना कोई चेंज किए हुए ये जिसको बताने के लिए कहा गया है उसको जाके बता के आए। ठीक है, कोई तुमने इसको कुछ बोला कि जाओ फलाने को कुछ बोल के आओ, और ये वही सेम टू सेम चीज बोल के आया, अपना मिर्च मसाला नहीं लगाया, यानी कि इस दोस्त पे आप भरोसा करोगे? ये वो दोस्त है जो आपके बातों को चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये अनस्टेबल रहा तो इसको तुमने कुछ कह दिया, अब ये क्या होगा? 10 अलग जगह बात करेगा, तो अलग जगह से और इनपुट ले लेगा,
और लेने के बाद जिसको ये बात बताने जाएगा उसमें तुम्हारा बात प्लस 10 और लोगों के बात का इनपुट, यानी कि जो ओरिजिनल बात था उसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। और जिसको पता चलेगा, मालूम चला कि बोलना कुछ और था और पता उसको कुछ और चल गया, तो क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कीजिएगा? तो नहीं कीजिएगा। ये कौन लोग हैं? ये अनस्टेबल लोग हैं। इनके पेट में बात ही नहीं पच रहा है, ये सब जगह बोलते चल रहे हैं, बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, हाईली अनस्टेबल है, बहुत रिएक्टिव है। इनकी रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जेनेटिक मटेरियल कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। दो इंसानों ने गैमिट के माध्यम से बच्चे को यह मैसेज देने का प्रयास किया कि भाई तुमको इंसान ही बनना है। अब तुम क्या किए कि उस जेनेटिक मटेरियल में इतना बदलाव करवा दिए कि इंसान न बन के वो कुछ और ही बन गया। इसका मतलब अगर जेनेटिक मटेरियल अनस्टेबल होगा तो पता नहीं कि अगला बच्चा क्या होगा, अगला जनरेशन क्या होगा, है ना? बीमारी भी हो सकता है या स्पेसी भी बदल सकता है। तो कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा चेंज की भी गारंटी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एकदम कॉपी पेस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा कभी कभी चेंज होने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब हमेशा चेंज नहीं होना चाहिए, इन कभी कभी चेंज होना चाहिए। तो बोलोगे ऐसा क्यों? अगर ये चेंज होने की क्वालिटी इसके अंदर नहीं रहेगी ना, तो दिक्कत ये हो जाएगा कि इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, हम ही लोग नहीं आ पाते। क्योंकि कहा यह जाता है कि बंदर से एप्स आया है, मतलब गिब्बॉन आया है, ओरेंगटन आया है, गोरिल्ला आया है, चिंपैंजी आया है, और फिर चिंपैंजी से हम लोगों के जैसा ह्यूमन आया है। तो सोचो अगर चिंपैंजी के जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा भी बदलाव नहीं हुआ होता तो क्या न्यू स्पीसीज बन पाता? तो नहीं बन पाता। तो बताओ इनके पास स्लो रेट ऑफ बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो होनी चाहिए। अच्छा, डीएनए के सीक्वेंस में अगर बदलाव होता है ना, चेंज होता है ना, तो उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। व्हाट इज म्यूटेशन? चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो डीएनए के सीक्वेंस में अगर कोई चेंज होगा तो क्या कहेंगे? म्यूटेशन। तो बताओ एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए? उनके पास स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन के चांस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो होने चाहिए। अच्छा, इससे क्या फायदा मिलेगा? तो इससे इवोल्यूशन में फायदा मिलेगा, एक्सपेंशन में फायदा मिलेगा, न्यू न्यू वेराइटीज को डेवलप होने में क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। तो हम कहेंगे तीसरा क्वालिटी क्या है? देयर मस्ट बी चांस ऑफ स्लो म्यूटेशन, it is beneficial for evolution. It is beneficial for evolution. ये इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? बेनिफिशियल होता है। क्लियर है? तो ये होना चाहिए। तो म्यूटेशन का भी चांस होता है हल्का फुल्का। अच्छा, और क्या क्वालिटी होना चाहिए? तो और क्वालिटी है ना, रेप्लिकेटिव होना चाहिए। अगर सेल डिवाइड करता है तो एक सेल से एक नया सेल बनता है, और जब एक नया सेल बनता है तो उस नए सेल में भी तो वही ना मटेरियल होना चाहिए जो पुराने वाले सेल में था। तो पेरेंट सेल में जो जेनेटिक मटेरियल था और यही पेरेंट सेल अब दो नए सेल का निर्माण कर दिया, मतलब बट डिवाइड करके दो नया सेल बन गया, तो इसका जेनेटिक मटेरियल भी तो डुप्लीकेट होना चाहिए था, रेप्लिकेट होना चाहिए था, कॉपी बनना चाहिए था। तो हाँ, कॉपी बनता है। यानी कि जेनेटिक मटेरियल के पास रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो होनी चाहिए। देयर मस्ट बी, फोर्थ, इट मस्ट replicate और फॉर्म इट्स कॉपी, ताकि हर नए नए सेल में इसका सेम कॉपी जाएगा कि डिफरेंट कॉपी जाएगा? तो सेम कॉपी। तो एकदम आसान भाषा में समझो, एक जेनेटिक मटेरियल वही हो सकता है जो अपना कॉपी बना सकता है। एक जेनेटिक मटेरियल वही हो सकता है जो कॉपी बनाने के दौरान स्टेबल रहता हो, ज्यादा चेंज नहीं होता हो। लेकिन एक जेनेटिक मटेरियल वही हो सकता है जिसमें कभी कभी चेंज होने की गुंजाइश होती हो। और एक जेनेटिक मटेरियल वही होता है जो मेंडल साहब के अनुसार जो इनहेरिटेंस समझाया गया था
उन नियमों का पालन करता हो और इसके तहत एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता हो, ट्रांसफर होता हो। अगर ये क्वालिटी किसी के पास है तो वही जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है? आज जिस साल में हम लोग खड़े हैं 2026, तो हम आराम से बता सकते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन ये बात बच्चों उस समय की हो रही है जिस समय सबसे पहली बात पढ़ना था, आइडिया नहीं था कि कौन जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसको पढ़ने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रयास किया और तब जाके कहीं साबित कर पाए कि आखिरकार डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कोई और अदर कंपाउंड जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि जब तक यह साबित नहीं हो पाया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके पहले प्रोटीन को माना जाता था जेनेटिक मटेरियल। आरएनए तो सीन में ही नहीं था। डीएनए जब नहीं साबित हुआ था कि जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके पहले किसको माना जाता था? प्रोटीन को माना जाता था कि प्रोटीन एक प्रकार का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन बाद में यह साबित कर दिया गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन डीएनए और आरएनए में एक फर्क है। और क्या फर्क है? ये वाला, डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन आरएनए की जो स्टेबिलिटी है ना, उस पर संदेह है। आरएनए स्टेबल नहीं होता है और स्टेबल ना हो पाने की वजह से ना, वो उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, उनका जो सीक्वेंस होता है ना, वही इंफॉर्मेशन होता है। तो उनका जो इंफॉर्मेशन है, उनका जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस उसी रूप में रहेगा कि सीक्वेंस बदल जाएगा। आरएनए में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन डीएनए में गारंटी रहती है। हाँ, अब किसी चीज का एक्सपोजर आप करवा दोगे, एक्सरे का एक्सपोजर करवा दोगे, गामा रे का एक्सपोजर करवा दोगे, तो डीएनए में भी चेंज होने की उम्मीद है। यही उम्मीद ना म्यूटेशन कहलाता है। तो म्यूटेशन होने की उम्मीद है, लेकिन अगर ये सब नहीं करवाओगे तो डीएनए में भी एज सच कोई चेंज नहीं होता है। चलिए, ये तो एक बहस का मुद्दा है, तो बाद में हम लोग बहस इस पे करते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल टॉपिक है हमारा कि ये तो क्वालिटीज रहा जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन अब हमको ये जानना है कि आखिरकार कैसे साबित किया गया कि डीएनए ही क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है बात? तो चलिए, इसको हम लोग अगले वाले पार्ट में देखते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसको कैसे साइंटिस्ट लोगों ने एक्सप्लेन किया, जिसमें फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के रिसर्चर थे, जिन्होंने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके माध्यम से यह साबित किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन वो उतना ज्यादा ना लोगों को मतलब समझा नहीं पाए, अच्छे तरीके से समझा नहीं पाए, और लोगों ने ना उनके अर्थ का अनर्थ निकाल दिया और ये मान लिया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन बाद में आते हैं, 3 साइंटिस्ट का ग्रुप होता है, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। अब इन तीनों ने क्या किया, एक बायोकेमिकल एनालिसिस किया, कैरेक्टराइजेशन किया, और बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन लेबोरेटरी में किया, और उसके तहत यह साबित कर दिया कि नहीं, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इनका जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो इन विट्रो हुआ था, शरीर के बाहर हुआ था, तो ये भी लोगों को ज्यादा कन्विंस नहीं कर पाया। ये 1944 में किया गया था। फिर जाके आते हैं सबसे मेन 2 रिसर्चर थे, हर्सी एंड चेज, मार्था चेज एंड अल्फ्रेड हर्सी। और इन दोनों साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वायरस का इस्तेमाल किया, T2 बैक्टीरियोफाज का, और उससे इकोलाई को इन्फेक्ट करवाया गया। और इन्फेक्ट करवाने के बाद 3 स्टेप को फॉलो किया गया, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। और तब एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने साबित कर दिया कि आखिरकार डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है बात अपना? तो इसको अगले वाले पार्ट में हम लोग पूरा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, वो तो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी तक जितना बताया गया, ये उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसका अलग से सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है? तो अच्छे से पढ़ते रहो। अभी के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।